बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम सेल साइकिल में जो एसएलओ कवर करेंगे वो है एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस बाय यूज ऑफ स्केच एंड डायग्राम्स। अब ये एसएलओ अगर आपको याद हो, हमने माइटोसिस की दफा भी पढ़ा और वहां मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ माइटोसिस पढ़ेंगे, मियोसिस की बारी बाद में आएगी। अब चूंकि हम डिटेल से माइटोसिस का प्रोसेस और उसकी सिग्निफिकेंस पढ़ चुके हैं, अब हम इस एसएलओ का जो सेकंड पार्ट है जिसमें वो हमें मियोसिस को एक्सप्लेन करने का कह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, आज हमने इसको पढ़ना है। नॉलेज, टॉपिक, एसएलओ बेस, मियोसिस, उस प्रोसेस और उसकी स्टेजेस। अब मियोसिस क्या है, थोड़ा सा आपने इसका तारुफ अपने ज़हन में बिठाना है ताकि आप लोग माइटोसिस से बाहर आओ। ये एक स्पेशल टाइप है सेल डिवीजन की, जो कि कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है नेक्स्ट जनरेशन बनाने में। ठीक है, एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन आ रही होती है वो इस प्रोसेस के थ्रू आ रही होती है, क्योंकि ये कुछ खास तरह के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। लिख लो, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ कि बच्चों को बाज़ औक़ात कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेक्चर्स के दौरान बताई जाती है। ठीक, हमारी बॉडी के कुछ खास स्पेशल सेल्स हैं, जर्म सेल्स, जिनमें मियोसिस होती है और आप देखते हो उसके नतीजे में गैमीट्स बनते हैं, जैसे स्पर्म्स और एग। फीमेल में एग बन रहे हैं और मेल के अंदर स्पर्म बन रहे हैं। अब स्पर्म्स बन रहे हैं या एग बन रहे हैं, प्रोसेस एक ही हो रहा है, विच इज मियोसिस। क्या खासियत है इसकी? मियोसिस का जो प्रोसेस है ये दो काम कर रहा है कि ये हर जनरेशन में क्रोमोसोम्स की तादाद को सेम रख रहा है, ना उन्हें कम कर रहा है ना उन्हें ज्यादा कर रहा है। और दूसरा काम ये कर रहा है, जेनेटिक डायवर्सिटी ला रहा है। अब ये दो जो बातें हैं ना, इन्हें आप मियोसिस कंप्लीट होने पे समझ चुके होंगे। अभी सिर्फ अपने जहनों में बिठा लो कि मियोसिस का काम है कि जो अगली जनरेशन आ रही है ना, इसमें क्रोमोसोम नंबर उतने ही होने चाहिए जितना हम में है, पहले वाली जनरेशन में है। ठीक है, जितने क्रोमोसोम नंबर हमारे पेरेंट्स में है उतने ही क्रोमोसोम नंबर हम में भी हैं। और ये किसने किया? मियोसिस ने। ठीक हो गया। दूसरा काम उसने ये किया, मियोसिस ने जेनेटिक डायवर्सिटी लाई। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, इसमें थोड़ा सा चेंज आता है जब मियोसिस होती है। उस चेंज की वजह से हम अपने पेरेंट्स से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। ये बात तो सब ऑब्जर्व करते हो ना, है तो हम इंसान ही, लेकिन उसके बावजूद आप देखते हो आप अपने पेरेंट्स से, अपने बहन भाइयों से थोड़ा सा मुख्तलिफ होते हो। यह होती है जेनेटिक डायवर्सिटी, जो कि मियोसिस की वजह से आती है। कैसे आती है? जब आप इस प्रोसेस को अभी डिटेल पढ़ोगे आप समझना शुरू हो जाओगे। होता क्या है, अब माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि जब एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है तो वो डिवाइड करके दो सेल बनाता है। मियोसिस में बच्चों आपने याद रखना है कि यहां पे जब एक पेरेंट सेल डिवाइड करेगा तो ये डिवाइड करके चार डॉटर सेल्स बनाएगा। ठीक है, माइटोसिस में दो है, मियोसिस के अंदर चार सेल्स बनने हैं। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब वो जो चार सेल बने हैं ना, इनमें से हर सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो हाफ हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी बात कर रहे हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस के केस में जो पेरेंट सेल है, हमें मालूम है कि हमारे सेल के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब जब ह्यूमन सेल के अंदर मियोसिस होगी ना, और मियोसिस के नतीजे में चार नए सेल बनेंगे, तो हर सेल के अंदर 46 नहीं होंगे बल्कि 23 क्रोमोसोम होंगे, यानी क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो गई है। यह मियोसिस की खासियत है।
हाफ क्यों किया जाता है यह भी आपको समझ आ जाएगी। ये देखो, आपके पास लेट्स से जो फादर है उससे आए स्पर्म, और वो जो स्पर्म्स आए हैं फादर से उनके पास 23 क्रोमोसोम्स हैं, और मदर से आया एग, इसके पास भी 23 ही क्रोमोसोम है। जब ये स्पर्म और एग फर्टिलाइज किए, मिले आपस में, फ्यूज किए, तो इनके मिलने से बना जाइगोट। याद है ना जाइगोट? यही वो जाइगोट है जो आपका पहला सेल होता है। यही जाइगोट ग्रो करके पूरा ह्यूमन बना रहा होता है, पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। और ये वही जाइगोट है, अगर आपको याद हो, हमने इसे टोटीपोटेंट स्टेम सेल कहा था। याद है किसी को जब स्टेम सेल्स पढ़े थे? तो असल में हमारा जो पहला सेल होता है वो ये जाइगोट होता है। जाइगोट कैसे बनता है? स्पर्म और एग के मिलने से। स्पर्म के पास भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, एग के पास भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जब ये दो सेल मिलके जाइगोट बनाते हैं तो जाइगोट के पास देखो दोबारा से 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। देखा आप लोगों ने कि किस तरह नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कांस्टेंट रखा गया। जो पेरेंट था, पेरेंट सेल में भी 46 क्रोमोसोम थे, और जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, इस जाइगोट ने जब ग्रो करके एक इंडिविजुअल बनाना है तो उसके अंदर भी ऑफस्प्रिंग में 46 क्रोमोसोम ही होंगे। तो यही बात हमने पीछे नहीं की कि मियोसिस क्या कर रही है, वो हर जनरेशन के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद को कांस्टेंट रख रही है, मेंटेन कर रही है, सेम रख रही है। लेकिन कैसे सेम रखती है यह भी आपने समझा कि मियोसिस के नतीजे में जो स्पर्म और एग बनते हैं उनमें क्रोमोसोम्स को हाफ कर दिया जाता है। हाफ करने का फायदा यह होता है कि जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये मिलकर दोबारा 46 क्रोमोसोम बनाते हैं। अब आप खुद इमेजिन करो कि यहां पे जो क्रोमोसोम्स हैं मियोसिस में, अगर ये हाफ ना होते और माइटोसिस की तरह ही होता कि 46 क्रोमोसोम पेरेंट सेल में और पेरेंट सेल्स डिवाइड किए तो जो दो नए डॉटर सेल बने उनमें अगर 46 क्रोमोसोम होते तो क्या होता? मेरा क्वेश्चन समझ आए? अभी हमने पढ़ा कि मियोसिस में क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, 46 से 23 हो जाते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि अगर क्रोमोसोम हाफ ना होते, जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में हैं उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में भी होते, यानी 46 ही होते, तो कोई बता सकता है क्या होता आगे? हाँ जी, लिटिल स्टार। तो जी, तो फिर पेरेंट सेल और डॉटर सेल की शक्लें सेम हो जाती हैं? नहीं, सेम नहीं होती, वो तो माइटोसिस में होता है ना। अब जरा ध्यान से सुनो, मैं समझ गया हूं, आप माइटोसिस से बाहर आओ। माइटोसिस में क्या होता है, जितने पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम है उतने ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए आप देखते हो पेरेंट और डॉटर सेल एक जैसे होते हैं। लेकिन मियोसिस में भला क्या होता है? मियोसिस में अगर फर्ज करो कि ये स्पर्म बना, मेल में, फादर में ये स्पर्म बना जिसके पास 46 क्रोमोसोम है, और मदर के अंदर एक और सेल बना, उसके पास भी 46 क्रोमोसोम है और वो एग है। मियोसिस हो रही है ना। अगर हम कह रहे हैं कि मियोसिस में क्रोमोसोम आधे नहीं हो, हाफ ना हो, उतने ही रहे, तो फादर में जब स्पर्म बनेगा उसके क्रोमोसोम 46 होंगे, मदर में जब एग बनेगा तो उसके क्रोमोसोम 46 होंगे। अब ये देखो, जब नई जनरेशन आनी होती है तो स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइज करते हैं, आपस में मिल जाते हैं ताकि जाइगोट बने। जब आपके पास 46 क्रोमोसोम वाला स्पर्म और 46 क्रोमोसोम वाला एग आपस में मिलेंगे जाइगोट बनाने के लिए,
तो मुझे बताओ जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? सर 92। 92। वेरी गुड, शाबाश। तो खुद देखो कि ये जो जाइगोट बना जिसके अंदर 92 क्रोमोसोम है, तो क्या ये जाइगोट ह्यूमन का जाइगोट होगा? ह्यूमन के जाइगोट में तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये बात समझ रहे हो? अल्लाह ताला ने हर स्पीशीज में क्रोमोसोम फिक्स किए हैं। दुनिया के जितने भी नॉर्मल ह्यूमंस को आप लोग देखोगे, सभी के पास 46 क्रोमोसोम होंगे। अगर आप क्रोमोसोम कम या ज्यादा करते हो तो फिर वो इंसान नहीं रहेगा, वो कोई और मखलूक बन जाएगी। जैसे चिंपैंजी हैं, चिंपैंजी में पता है आपको 48 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें 46 क्रोमोसोम नहीं होंगे। तो हर स्पीशीज में, हर जानदार के अंदर क्रोमोसोम फिक्स हैं। एक इंसान नॉर्मल तभी होगा जब उसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 46 होगी, और 46 तभी होगी जब मियोसिस में क्रोमोसोम आधे किए जाएंगे, ताकि स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम हो और एग के पास भी 23 क्रोमोसोम हो। अब जब 23 क्रोमोसोम वाला स्पर्म और 23 क्रोमोसोम वाला एग मिलेंगे, तभी दोबारा आपके पास जाइगोट में 46 क्रोमोसोम आएंगे। और अगर आपके पास मियोसिस में क्रोमोसोम आधे ना हो तो आपके सामने है, स्पर्म में भी 46, एग में भी 46 क्रोमोसोम। जब ये दोनों मिले तो जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम डबल हो गए, 92 हो गए। फिर वो इंसान तो नहीं ना रहा। इस चीज को यकीनी बनाने के लिए कि हमारे क्रोमोसोम हमेशा 46 रहने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो हम देखते हैं हम में मियोसिस होती है। और मियोसिस इस काम को कैसे करती है कि जब मियोसिस में स्पर्म और एग बन रहे होते हैं तो उनमें क्रोमोसोम्स को आधा कर दिया जाता है। ये बात समझ आ रही है? अगर ऐसा नहीं होगा तो क्रोमोसोम डबल होते चले जाएंगे, फिर वो इंसान नहीं होगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है। नहीं भी आई, ज़हनों में बिठा लो, आगे पढ़ोगे समझ आती जाएगी। जी सर। सर यहाँ पे बच्चे ने सवाल किया है कि यहाँ पे फिर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि दो जाइगोट हो जाए? दो जाइगोट तब होंगे जब दो एग हों। अच्छा क्वेश्चन है जी कि भाई अगर क्रोमोसोम डबल हो रहे हैं, 92 हो रहे हैं, तो क्यों ना जाइगोट दो कर दिए जाएं, एक 46 वाला एक 46 वाला। क्यों एक जाइगोट बन रहा है? जाइगोट इसकी तादाद एग पे डिपेंड करती है। एक एग जो है, यहां दिखा देता हूं, ये जब फर्टिलाइज करता है ना, मिलता है स्पर्म के साथ, तो ये मिलके एक ही जाइगोट बनाता है। अगर दो जाइगोट बनाने हैं तो एग को डबल करना पड़ेगा, लेकिन हम नॉर्मली एक एग के साथ चलते हैं। अब ये आपके लिए थोड़ी एडवांस इंफॉर्मेशन है, लेकिन चूंकि बच्चे का क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिर्फ याद रखो, आगे हम डिटेल पढ़ेंगे कि एक वक्त में एक ही एग बनता है, दो एग नहीं बन रहे होते। इसलिए आप देखते हो जाइगोट भी एक ही बनता है। कुछ रेयर केसेस होते हैं जहां बाजू का दो एग बन जाते हैं, तो फिर आप देखते हो माशाल्लाह वहां ट्विंस पैदा होते हैं, वरना नॉर्मली एक ही एग होता है। एक एग होता है, इसलिए जाइगोट भी एक ही होता है। अब चूंकि जाइगोट एक ही बनना है, तो हमने ये कोशिश करनी है कि क्रोमोसोम 46 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। उसका आसान हल यह है कि जब मियोसिस हो रही हो तो जो एग बना है उसमें क्रोमोसोम 23 करने चाहिए, हाफ होने चाहिए। अभी देखो इस डायग्राम को देखो, आपकी जो 8 की बुक है ना, उसमें ऐसी डायग्राम दी हुई है मियोसिस में। आपने अपनी ग्रेड 8 में माइटोसिस मियोसिस पढ़ा है, और आपकी बुक में कुछ ऐसी डायग्राम है, कलर थोड़े डिफरेंट होंगे। अब इस 8th क्लास की डायग्राम में ना उसने मियोसिस को सिंपल करके समझाया हुआ है। अभी मैं आपको रिवाइज करूंगा तो आप कहोगे हाँ सर ये सारी इंफॉर्मेशन इस डायग्राम में मौजूद है। पहली चीज तो देखो, आप लोगों ने अब मुझे बताना है बच्चों, ये बात मैं बहुत दफा कर चुका हूं, ये जो डायग्राम है फर्स्ट डायग्राम, इसमें कितने क्रोमोसोम है? मुझे क्रोमोसोम्स की तादाद बताओ। 4। वेरी गुड, शाबाश, ठीक। अब ये जो 4 क्रोमोसोम है, खुद देखो जब यहां पे मियोसिस हुई है, मैं इसको कह रहा हूं मियोसिस 1, M1,
जब यहां मियोसिस हुई है और 2 सेल बने हैं, तो ये जो 2 सेल बने हैं, मुझे जल्दी से बताओ हर सेल में कितने क्रोमोसोम हैं? 2। तो क्रोमोसोम Sir, आधे हो 2. गए। हम यस। मियोसिस में यही तो कहते हैं कि मियोसिस क्रोमोसोम्स को आधा कर रही है। तो आप खुद देखो कि जब मियोसिस में पहली डिवीजन हुई तो क्रोमोसोम आधे हो गए। अच्छा, अब आपको यह भी बताऊं, माइटोसिस में एक ही दफा सेल डिवाइड करता है, याद है? इसलिए वो 2 सेल बनाता है। मियोसिस में सेल 2 दफा डिवाइड करते हैं, ये याद रखना है आपने। मियोसिस में 2 दफा सेल डिवीजन होती है। एक दफा सेल डिवीजन हुई तो 2 सेल बने, ठीक है। अब दूसरी दफा सेल डिवीजन होगी ताकि 4 सेल बने। अभी हमने स्टार्ट में कहा ना कि मियोसिस में एक पेरेंट सेल जब डिवाइड करता है तो इस एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं। तो 4 डॉटर सेल इसलिए बनते हैं कि यहां 2 दफा सेल डिवाइड करता है। पहली दफा जब डिवाइड करता है तो हम उसे मियोसिस 1 कहते हैं, और दूसरी दफा जब डिवाइड करता है तो हम इसे मियोसिस 2 का नाम देते हैं। अब आपने मुझे बताना है बच्चों, क्विकली यहां देखो, लिटिल स्टार बच्चों यहां देखो, मियोसिस 1 हुई, 4 क्रोमोसोम थे, जो 2 डॉटर सेल बने उनमें क्रोमोसोम आधे हो गए। इस सेल में भी 2 क्रोमोसोम है, इसमें भी 2 क्रोमोसोम है। अब जरा मुझे यहां से देख के बताओ कि ये जो सेल है, जब इसमें मियोसिस 2 हो रही है और इससे ये 2 सेल बन रहे हैं, मुझे बताओ इन सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी है? तो 2। 2। देखा आपने कि यहां भी 2 हैं, यहां भी 2 हैं। फर्क क्या है? यह आप लोगों को पता है। फर्क यह है कि ये वाला जो क्रोमोसोम है इसके पास 2 क्रोमेटिड्स हैं। वेरी गुड, शाबाश। और ये वाला जो क्रोमोसोम है इसके पास एक ही क्रोमेटिड है। ऐसे ही है ना? ये एक स्टूडेंट है जी, फ्रांस स्कूल वाले, अपना माइक ऑफ रखें बच्चों। ये आपके पास बच्चों मियोसिस हो रही है, 4 सेल वाला, 4 क्रोमोसोम वाला पेरेंट सेल था, लेकिन मियोसिस के बाद जो उसने 4 डॉटर सेल बनाए, हर सेल के अंदर 2 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम आधे हो गए। लेकिन आपने यह भी देखा कि क्रोमोसोम पहली डिवीजन में ही आधे हो गए थे। जब मियोसिस 1 हुई थी तभी उनकी तादाद जो है वो कम होकर 2 हो गई थी। ऐसे ही है ना? यहां एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, ये देखो, इनके कलर चेंज होते नजर आ रहे हैं। असल में ये ऐसे थे, सारे का सारा ब्लू या सारे का सारा रेड। लेकिन मियोसिस में ना इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ सेगमेंट एक्सचेंज किए। वो जो रेड वाला है ना, उसने एक छोटा सा अपना पार्ट ब्लू वाले को दे दिया, और ब्लू वाले ने अपना पार्ट रेड वाले को दे दिया। तो ये देखो, आपके पास एक नया क्रोमोसोम आ गया जो पेरेंट्स के पास नहीं था। इसको जूम करें, ये वाला जो क्रोमोसोम है ये एक नया क्रोमोसोम बना है। पेरेंट्स वाले क्रोमोसोम ऐसे हैं, कंप्लीटली ब्लू है या कंप्लीटली रेड है। लेकिन जब मियोसिस होती है तो पेरेंट क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ नए क्रोमोसोम्स आते हैं। ये जो नए क्रोमोसोम्स है ना, अब मेरी बात ध्यान से सुननी है, ये जो नए वाले क्रोमोसोम है ना बच्चों, ये वो क्रोमोसोम होते हैं जो हमारे अंदर कुछ नई खुसूसियात लाते हैं। इन क्रोमोसोम्स की वजह से हम अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ होते हैं, हम अपने बहन भाइयों से मुख्तलिफ होते हैं। ऐसे ही है ना? हमारे पेरेंट्स एक हैं लेकिन हम अपने बहन भाइयों से मुख्तलिफ हैं। क्यों? क्योंकि जब मियोसिस हुई तो हमारे पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम्स थे, इन्होंने एक दूसरे के साथ अपने सेगमेंट एक्सचेंज कर लिए, जिसकी वजह से हम में कुछ नए क्रोमोसोम आए। ये जो नए क्रोमोसोम आए, इसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स से भी और अपने सिबलिंग से भी थोड़े मुख्तलिफ हो गए। हमारे अंदर कुछ नई खुसूसियात आ गई जो उनमें नहीं है। बात समझ आई? ये मैंने आपको बहुत बेसिक बातें समझा दी हैं। अब कल हमने इस सारे को डिटेल में पढ़ना है।
जी कोई क्वेश्चन यहां तक? ओके, ऑल गुड। एक्सक्यूज मी सर। अच्छा मैंने इस प्रोसेस का नाम नहीं बताया, खुद ही कल बताऊंगा। हाँ जी बोलें। सर जी जो माइटोसिस वाला प्रोसेस है वो लंबा है या मियोसिस का प्रोसेस ज्यादा लंबा है? मियोसिस का। माइटोसिस तो देखो 24 आवर में हो रही है ना, हर 24 घंटे बाद हमारा सेल डिवाइड करता है, नॉर्मली एवरेज बात करते हैं। लेकिन मियोसिस जब आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया होगा ये लेंथी भी होती है। 9th में मैंने इसका टाइम नहीं मेंशन किया, बस इतना बताऊंगा कि मियोसिस में कौन सा स्टेप है, कौन सी स्टेज है जो लेंथी होती है। फर्स्ट ईयर में जब आप आते हो फिर आपको बताया जाता है अच्छा ये वाला जो टाइम है ना मियोसिस का, या मियोसिस का ये वाला जो स्टेप है, इसमें बाजुकात हफ्तों लग जाते हैं, बाजुकात महीनों लग जाते हैं। ठीक है, तो मियोसिस लेंथी होती है। और कोई क्वेश्चन बच्चों? कल हमने इंशाल्लाह इसको डिटेल पढ़ना है, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर आएंगे पंजाब की जो नई बुक्स आई हैं उन पे, और कंपैरिजन करके आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि किस तरह आप लोग उस किताब के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है वो उस किताब को जो बच्चा पढ़ेगा ना अभी, उससे बहुत बेहतर है। आप जो क्वेश्चनिंग मुझसे कर रहे होते हो ना या अपने बाकी टीचर से, उससे पता लगता है कि आप मेंटली हमारे साथ सिंक कर गए हो, हमारी बात पिक करते हो आप बच्चे। जहां आपको ले जाना चाहते हैं, जो कंसेप्ट आइडिया आपके जहन में डाल रहे होते हैं, आप उस आइडिया को आगे मजीद सोच रहे होते हो। ये बड़ी अच्छी चीज है ये आप बच्चों में। तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, अपनी एसएलओ बेस्ड स्टडी ऐसे करेंगे कि पंजाब की बुक भी कवर होती जाएगी, लेकिन हम एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स लेते जाएंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। कल को जाके एफएससी में नंबर अच्छे लो, एंट्री टेस्ट के अंदर अच्छा टेस्ट लेके किसी अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जाओ। कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे बच्चों। अल्लाह हाफिज।